नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने एक पेनी स्टॉक के बारे में डिस्कशन करने के लिए आया हूँ। देखिए मुझे कुछ दोस्तों ने कुछ हफ्ते से कमेंट कर रहा था, सर इस कंपनी के ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बना के दीजिए, क्योंकि इस कंपनी का अभी जो परफॉर्मेंस है वो खराब है। क्या फ्यूचर में इस परफॉर्मेंस अच्छा हो सकते हैं? क्योंकि इस सेक्टर का जो बिज़नेस है, वो फ्यूचर विज़न के हिसाब से देखने को मिलता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन सा है? कंपनी का नाम है रत्न इंडिया पावर लिमिटेड। तो रत्न इंडिया पावर लिमिटेड के बारे में आज बात करूंगा, जो एक पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और इस कंपनी के जो डिटेल्स है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी बता रहा है कि रत्न इंडिया पावर लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जेनरेट कंपनी। तो देखिए पावर जेनरेट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे प्लेयर्स हैं। उनमें से मुझे लगता है सबसे बड़ा कंपनी जो है वो है एनटीपीसी, और उसके बाद पावर ग्रिड भी है, और भी बहुत सारे कंपनीज है, और वो सारे के सारे कंपनीज गवर्नमेंट है। तो रत्न इंडिया एक प्राइवेट कंपनी है, और जिसमें टोटल कैपेसिटी रखे है 2700 मेगावाट, और वो भी किसका? थर्मल पावर प्लांट का। तो थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम कर रहा है, और वो भी अमरावती एंड नासिक। तो इस जगह पे करीबन 1350 मेगावाट का एट ईच लोकेशन, मतलब दो अलग अलग लोकेशन में 1350 मेगावाट का टोटल पावर जनरेट किया जा रहा है इन महाराष्ट्र इंडिया। तो इसका मतलब सोचिए कि पावर जनरेट जो हो रहा है उस हिसाब से देखा जाए दो ही जगह पे कंपनी काम कर रहा है। साथ ही साथ कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो कंपनी स्टार्ट हुआ था 2007 में, और कंपनी देखिए पावर सेक्टर के ऊपर काम कर रहा था। और उसके साथ अ, कंपनी देखिए ओरिजिनली कंपनी किस ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे आप देख सकते हैं, ओरिजिनली एज ए पार्ट ऑफ इंदबुल्स ग्रुप। तो इंदबुल्स आप हाउसिंग फाइनेंस इस तरीके से ग्रुप के नाम सुने ही होंगे, तो उसी ग्रुप के साथ जुड़ के काम कर रहा था। द कंपनी चेंज द नेम टू इंदबुल्स पावर लिमिटेड आफ्टर द लिस्टिंग एनएससी। तो इंदबुल्स पावर लिमिटेड नाम से चेंज किए थे। 2009 में कंपनी लिस्टिंग हुआ, और 2014 में यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी खुद के ग्रुप को जो स्प्लिट कर दिया, मतलब अलग कर दिया, और उसके बाद नाम रख दिया रत्न इंडिया पावर लिमिटेड। तो पहले इस कंपनी का नाम क्या था? पहले इस कंपनी का नाम था इंदबुल्स पावर लिमिटेड, और उसी उसके बाद कंपनी 2014 में इसको स्प्लिट करके पावर सेक्टर को अलग कर दिया, और उसके बाद नाम रख दिया रत्न इंडिया पावर लिमिटेड। तो कंपनी के जो पावर प्लांट है, कंपनी के टॉप 10 यहाँ पे देखिए प्राइवेट पावर प्लांट है, और वो भी कुल मिलाकर 2700 मेगावाट का जो पावर कैपेसिटी है उसको जनरेट करते हैं। और इसका दोनों ही प्लांट जो है वो सबसे बड़ा है, वो अमरावती और नासिक में, जो बार बार आपको दिखाया जा रहा था। तो आप देख सकते हैं पूरा कंपनी का डिटेल्स। और यहाँ पे देखिए कंपनी के जो पावर प्लांट है उसमें 40 किलोमीटर्स आप देखेंगे फ्रॉम नासिक सिटी और महाराष्ट्र एंड इंडिया, और प्लांट्स यहाँ पे देखिए स्प्रेड्स ओवर एन एरिया 1040 एकर्स। 1040 एकर्स में कंपनी टोटल 1350 मेगावाट का पावर प्लांट जनरेट करके रखा। और पावर प्लांट टोटली किसके माध्यम से चल रहा है? कोल के माध्यम से। तो कोल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से सब्सिडरीज की हिसाब से कंपनी काम करते हैं। तो ये एक कोल इंडिया के सब्सिडरीज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। कंपनी के जो रेवेन्यूज है उसमें आप देखेंगे तो पावर प्लांट में कंपनी 77% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। और कंपेयर टू मतलब देखिए पहले 2021 में कितना था? 52%, और 2022 में बन चुके 77%। इनकम फॉर्म आप देख सकते हैं, अलग जो पावर प्लांट है वहाँ पे कंपनी 23% के आसपास पावर प्लांट से पावर जनरेट करते हैं। तो कंपनी के जो रेवेन्यूज है वो टोटली पावर प्लांट के ऊपर डिपेंड है। तो कंपनी यूनिट कितने सेल कर चुके हैं? कंपनी सोल्ड कर चुके 8160 के आसपास मिलियन यूनिट्स कंपनी इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को सेल कर चुके हैं। तो यूनिट जितना सेल करेगा उतना ही कंपनी को फायदा होगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है वो आज के लिए तो ठीक है, फ्यूचर के लिए धीरे धीरे करके कम होगा, क्योंकि पावर प्लांट जो है वो जितने सारे कोल का पावर प्लांट है, मतलब कोल के ऊपर डिमांडेबल जितने सारे प्लांट्स है, वो प्लांट का फ्यूचर में ग्रोथ धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि कोयले का जो डिमांड है वो कम होने वाला है। देखिए अभी तो फिलहाल के लिए देखा जाए 70% कोयले के माध्यम से ही पावर प्लांट चलते हैं। तो धीरे धीरे वो कम होगा, क्योंकि सोलर एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के माध्यम से
बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट में ऑलमोस्ट आ चुके हैं और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आना बाकी है। तो उस हिसाब से धीरे-धीरे करके पावर प्रोजेक्ट मतलब पावर प्लांट का कंज्यूम जो है वो कम होगा। तो इसके चलते इस कंपनी का रेवेन्यू भी कम हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए क्या रेवेन्यूज़ है, फिलहाल के लिए क्या परफॉर्मेंस है वो दिखा दूँ। तो कंपनी 2200 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। ₹4 के आसपास कंपनी का शेयर चल रहा है। आप जब वीडियो देखेंगे शायद वो चेंज हो सकते हैं। तो कंपनी की बुक वैल्यू देखिए नेगेटिव है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी उतना खास नहीं है। कंपनी की इंडस्ट्रीज पी रेशियो 35 है, मगर इसका पी रेशियो कोई अवेलेबल नहीं है। एनुअली कंपनी 1800 करोड़ का लॉसेस किया। देखिए 2200 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट कैप और 1800 करोड़ का लॉस, इसका मतलब कंपनी के ऊपर तो एक नेगेटिविटी बहुत बड़ी तरीके से देखने को मिला। और सबसे बड़ा जो नेगेटिविटी मुझे लगा कंपनी का कर्जा, करीबन 11,000 करोड़ का कर्जा है। तो जितना कंपनी का मार्केट कैप उससे कई गुना ज़्यादा, कई गुना मतलब अराउंड 5 गुना ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेब्ट है। तो सोचिए कितना बड़ा डेब्ट लेके रखा है मतलब कंपनी है। प्रोमोटर के पास 44% होल्डिंग है। उनमें से प्रोमोटर ने 89% का प्लेजिंग रखा। तो आप देखेंगे कंपनी का फ्री कैश फ्लो के बारे में बात करें तो 985 करोड़ के आसपास फ्री कैश फ्लो देखने को मिला। तो डेटोस डे, जिस कंपनी के ऊपर डेटोस डे 282 डेज है, उस कंपनी के ऊपर मैं पहले ही बिग क्रॉस लगाना चाहूंगा। आप कहेंगे सर 280 डेज क्या है? देखिए मैं आपको यहाँ पर रेशियोज के ऊपर लेके जाता हूँ। देखिए पहले तो कम था और आज धीरे धीरे करके बढ़ चुके हैं। बीच में कंपनी 300 डे 400 डे भी लगा रहा था। इसका मतलब कंपनी ये पावर प्लांट में जो पावर जनरेट किया उसी को जब बेचा गया, तो बेचने के बाद कितने दिनों के बाद कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है? वो इस बार कंपनी 280 दिन के बाद हाथ में पैसा आ रहा है। ये टाइम बहुत ज़्यादा टाइम है। इस टाइम के अंदर अगर पैसा आए तो कंपनी के ऊपर खतरा बनेगा। अगर रही बात कंपनी की मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी की जो सेल्स है वो तो इंक्रीज हुआ, कंपनी के एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इसके चलते हुए कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ठीक-ठाक है, मगर टोटल जो प्रॉफिट मार्जिन है, नेट प्रॉफिट जो है, वो नेगेटिव में चला गया। आप कहेंगे सर नेगेटिव में क्यों? क्योंकि कंपनी ने इतना बड़ा कर्जा जो लिया, उसके हिसाब से कंपनी को तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। तो जितना कंपनी कमा रहा है, उसके पूरा का पूरा पैसा कर्जे में चला जा रहा है। मान के चलिए आपने लोन लिया बैंक से 1 लाख रुपया और आपको हर मंथ जो कर्जा देना पड़ रहा है, कर्जे के हिसाब से मतलब जो इंटरेस्ट चुकता करना पड़ रहा है, उसमें से आपके जितने प्रॉफिट हो रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है। तो क्या आपका पैसा बचेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो सेम टू सेम यहाँ पे हालत देखने को मिला। सेम टू सेम ईयर ऑफ ईयर में देखेंगे तो यहाँ पे भी कंटिन्यूअसली लॉस, कंटिन्यूअसली। तो लॉसेस होने के पीछे सिर्फ यही बड़ा कारण है कि कंपनी का जो कर्जा, एक टाइम देखिए कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था, तब कंपनी प्रॉफिट में था। और आज देखिए धीरे धीरे करके कंपनी किस बड़ा लॉसेस में चला गया। और आपको कंपनी ने शायद 3 साल में, 1 साल में अच्छा खासा रिटर्न दे दे, क्योंकि कोविड के बाद हर कोई कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया, हर कोई कंपनी ने आप मूवमेंट दिखाया, उसके बेसिस में आपको प्रॉफिट दिखेगा। मगर बाकी जो डिटेल्स है, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, सब कुछ नेगेटिव में है। अगर इस कंपनी की मैं एक चीज मैं आपको दिखा दूं, और भी आपको क्लियर हो जाएगा कंपनी में कितना दम है। देखिए कंपनी के जो बोरिंग्स है वो 11,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो एक टाइम 2,000 करोड़ के आसपास था। और जो रिजर्व है वो बन चुके हैं 9,900 करोड़ के आसपास नेगेटिव। इसका मतलब रिजर्व नेगेटिव हो रहा है और कर्जा बढ़ते जा रहा है। और फिक्स एसेट जो परचेज है वो भी देखिए, परचेजिंग मतलब कंटिन्यूअसली ग्रोथ नहीं हो रहा है। पहले कर परचेजिंग ज़्यादा था 15,000 करोड़ का, आज कितना है 13,000 करोड़ का। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ रुक चुका है। कंपनी देखिए पहले जो फिक्स एसेट है उसको पहले अच्छा खासा परचेज करते थे, आप देखेंगे तो बीच में 100 170 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, तो इस तरीके से वो फिक्स एसेट को परचेज करते थे। आज कितना, 3 करोड़, 14 करोड़, 30 करोड़, इस तरीके से परचेज किया जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी में जो पोटेंशियल है, कंपनी में जो दम है, वो खत्म के आसपास देखने को मिला। और इसी के चलते हुए इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी से बाहर हो गया। अब एफएस के पास भी देखिए होल्डिंग था 8.5%, डीएस के पास 16%। वो खुद माल बेचकर भाग गया, क्योंकि उसको पता है कि इस कंपनी आगे जाकर बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। और उसी का फायदा पब्लिक को लग रहा है कि हाँ चलो मुझे तो लॉटरी मिल गया, और इसीलिए वो खरीदते जा रहे हैं। देखिए मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, अगर फंडामेंटली पेनी स्टॉक में भी बहुत सारे कंपनी है जहाँ पे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, उस कंपनी को वो पहले से ही आप मतलब स्टडी करके कंटिन्यूअसली कर सकते हैं। अगर उस कंपनी में दम नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहना कोई मतलब अच्छी बात नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए आपके जो राय होंगे वो आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरा काम है आपको सिखाना, मेरा काम है आपको सारे डिटेल्स दिखाना। डिसीजन आपके ही लेना होगा, मतलब आपको ही लेना होगा।
अगर मैं शेयर होल्डर पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जितना होल्डिंग था, आज भी उतना होल्डिंग है। उनमें से प्रोमोटर ने 80% से भी ज़्यादा प्लेजिंग करके रखा, वो बहुत नेगेटिव है मेरे हिसाब से। कोई भी प्रोमोटर के पास अगर 10%, 15% के ऊपर प्लेजिंग हो, तो मैं इस कंपनी को अवॉइड कर देता हूँ। क्योंकि देखिए, तब तक के लिए अवॉइड करता हूँ, जब तक वो प्लेजिंग क्लियर ना हो। क्योंकि देखिए, प्लेजिंग रहेंगे तो कंपनी के ऊपर प्रेशर रहेगा। क्योंकि प्लेजिंग रहना कोई खराब नहीं है, मगर मान के चलिए कंपनी में ग्रोथ नहीं है और वो प्लेजिंग करके रखा है, इतना बड़ा कर्जा लेकर, अगर टाइम टू टाइम वो कर्जा नहीं दे पाया, बिजनेस को प्रॉफिटेबल में नहीं ले पाया, तो कंपनी वो जो गिरवी रखा, वो कब छुड़ा पाएंगे? छुड़ा नहीं पाएंगे तो कंपनी का हाथ से शेयर चला जाएगा। जब प्रोमोटर से हाथ से ही शेयर चला जाएगा, तो कंपनी कोई दूसरे कोई ऑपरेट करेंगे, तो तब शेयर में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो पब्लिक के बारे में बात करूँ, तो पब्लिक के पास कितना 48% के आसपास कंपनी के पास होल्डिंग देखने को मिला। एफएस के पास ना के बराबर है। डीएस के पास भी छोटा मोटा होल्डिंग है। 50% होल्डिंग कम कर चुके हैं। म्यूचुअल फंड वाले के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। इंश्योरेंस वाले के पास कोई भी होल्डिंग नहीं है। फाइनेंस के पास थोड़ा सा होल्डिंग है। तो यहाँ पे जो टोटल डीएस के पास होल्डिंग देखने को मिला है, वहाँ पे टोटली फाइनेंस कंपनी ही माल उठा के रखा। तो इस बात आपको याद रखना है। तो आप कहेंगे सर क्या इस कंपनी के ऊपर क्या करूँ लॉन्ग टर्म के लिए? देखिए, लॉन्ग टर्म के लिए मेरे हिसाब से इस तरीके से कंपनी से दूर ही रहिए। हाँ, अगर आपको ट्रेडिंग करना है एज़ ए स्विंग ट्रेडिंग, तो आप कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो जिस तरीके से कंपनी ने यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल दिखाया, जिस तरीके से इस रेंज को ब्रेकआउट किया, कंटिन्यूअसली यहाँ पे जर्नी करने के बाद ब्रेकआउट दिखाया, मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा-सा वॉल्यूम क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब वो हायर लेवल को ब्रेक करेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो लेवल रहेगा, इस लेवल तक जो साढ़े 4 सॉरी ₹4.80 के आसपास है। थर्ड जो लेवल रहेगा फा ₹5.5 के आसपास, तो ₹5.60 के आसपास। ये लेवल तक वो अचीव कर सकते हैं। एज़ ए ट्रेडर्स आप ट्रेड कर सकते हैं। एज़ ए इन्वेस्टर के लिए आप दूर ही रहिए। तो बाकी आपकी क्या राय है, मुझे ज़रूर कमेंट करना। इस तरीके से इन डेप्थ एनालिसिस पाना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल ख्याल रखिए।